जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज़। अभी छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर हम जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जो वर्तमान विधायक है, जिनको टिकट मिली है, उनसे रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम लोग दुर्ग में जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जी हैं, उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं और बाकी यहाँ की रणनीति क्या चल रही है और आने वाले विधानसभा को लेकर क्या ऐसे विचार रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी में जीत की बात चल रही है, तो उनसे रूबरू कराएंगे। तो नमस्ते आपसे, आज हमको इतना बड़ा समय दिए, तो अपने बारे में एक परिचय देते हुए आज का शुरुआत करते हैं। मैं शिवेश सिंह, प्रवक्ता, जी जी, मीडिया पैनलिस्ट, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हाँ। और अभी आने वाले विधानसभा में आप देख रहे हैं अरुण जी तो पिछले कद्दावर है, और जो बीजेपी से जिसको सीट मिला है एक तो नए हुए चेहरे हैं, उसको लेकर जो बात चल रही है, अपने हिसाब से, अपने प्रवक्ता के हिसाब से क्या बात रखना चाहते हैं? जैसे मेरा ये कहना है कि प्रत्याशी कोई भी हो छत्तीसगढ़ प्रदेश के भीतर में, जी हमारे 5 साल के उपलब्धि के ऊपर हाँ जनता इस बार मुहर लगाने जा रही है। जी, पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की जो योजनाएं थी, हाँ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में थी, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में थी, हाँ, चाहे धर्म के नाम पे भी धर्म नगरी के रूप में जो विकास किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य का, छत्तीसगढ़ की अस्मिता, संप्रभुता, इसमें वृद्धि की गई है, वो किसी से छिपा नहीं है। स्वास्थ्य के सेवा के रूप में हमने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के रूप में योजनाएं चलाई, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता को मिला। गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर, चौहर, हर चौक चौराहे पे जा करके मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की बस के माध्यम से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जनता, शहर की जनता के स्वास्थ्य का हाल जाना गया, उनका स्थल पर ही इलाज किया गया और आगे की दवाई दी गई और आगे की जो भी हिदायत दी गई, समझाइश दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो आत्मानंद स्कूल स्थापित किया है, वो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है, जिससे गांव में बसने वाले लोगों को, शहर में बसने वाले लोगों को जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं कर सकते थे, उन गांव के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, बेसहारा वर्ग के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का सौभाग्य अगर इस देश के भीतर, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर, अगर पहली बार देश आज़ाद होने के बाद अगर किसी ने उपलब्ध कराया है तो वो भूपेश बघेल की सरकार ने सबसे पहले उपलब्ध कराया है। जी। लेकिन अभी अपन देख रहे हैं, जब से कांग्रेस में जो टिकट की घोषणा हुई है, उसके बाद से कई कांग्रेस के नेतागण से मैं मिला हूँ और खुले तौर पर विरोध देखा जा रहा है कि कांग्रेस में एक ही परिवार से टिकट या और कोई दावेदारी यहाँ से नहीं है क्या? यहाँ पर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीट होती है 90 होती है। मैं संजय भाई बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि अगर 90 सीट में कोई भी पार्टी अगर टिकट के लिए मंथन करती है, टिकट पे विचार विमर्श करती है, तो यहाँ टिकट तो 90 ही है ना, लेकिन मांगने वाले 10,000 लोग हैं, तो निश्चित रूप से 9,910 लोगों का टिकट का आवेदन तो अमान्य ही किया जाएगा या सबको टिकट नहीं दिया जा सकता। टिकट बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए उचित का चुनाव किया गया है, बेस्ट का चुनाव किया गया है। पार्टी की योजनाओं के आधार पे कौन हमारा बेस्ट कैंडिडेट होगा, कौन हमारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगा और कौन सा प्रत्याशी जीत करके आएगा, उसका हमने विशेष रूप से ख्याल रखा है। अभी भारतीय जनता पार्टी में जिस हिसाब से टिकट को लेकर के विरोध हुआ, आप आज मध्य प्रदेश में देखिए, केंद्रीय मंत्री के साथ धक्का मुक्की, उसके गार्ड के साथ धक्का मुक्की, जगह जगह पुतला दहन किया जा रहा है। कई मंत्री और विधायक फटे हुए कपड़े में घूम रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं ने जो कपड़ा फाड़ा है, ये किसी से छुपा नहीं है, वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता। छुटपुट विवाद की स्थिति हर सीट में होती है, पूरे मैं ये स्वीकार किया आपके सामने कि थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन अगर कोई टिकट ना मिलने से अगर रूठता है तो हम उनको मना लेंगे। हमारे पार्टी के वो परिवार के सदस्य हैं, हमारे साथ इतने दिनों से वो काम कर रहे हैं, हम उनको समझा बुझा करके वापस ले आएंगे और फिर से मूल धारा में शामिल कर लेंगे और हम उनको आमंत्रित करेंगे कि हमारे साथ चुनाव प्रचार में आए। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति 90 में से 1 या 2 सीट में विद्यमान है, हर जगह ऐसी स्थिति नहीं है। दुर्ग शहर में जो प्रत्याशी हैं वो अरुण वोरा जी हैं, बेदाग छवि के, निर्विवाद छवि के हैं, कोई विरोध की स्थिति दुर्ग शहर में उपलब्ध नहीं है। जैसे दुर्ग के जो विधायक है, एकदम लाडले विधायक के रूप में जाने जाते हैं, कहीं भी आप देखो सरल स्वभाव के हैं, चाहे कुछ भी कार्यक्रम हो वो पहुंच ही जाते हैं, निमंत्रण हो या बिना निमंत्रण के भी हो, ऐसा एक विधायक होना भी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से उनका एक 2 बार भी लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, ये तीसरा बार का हैट्रिक में आपको क्या लग रही है चांस? निश्चित रूप से इस बार भी
विजयश्री प्राप्त होगी। हाँ हाँ। पहले दो बार आदरणीय अरुण वोरा जी भी विजयी हुए थे, 2013 के चुनाव में, 2018 के चुनाव में। 2013 के समय में हमारी सरकार नहीं थी छत्तीसगढ़ में। जी जी। उसके पहले 15 साल तक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यानी 2018 के पहले 2003 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त हो चुकी थी। अरुण वोरा जी ने उसके उपरांत भी बहुत ही संघर्ष किया, धरना प्रदर्शन आंदोलन में भी हिस्सा लिया। जनता की जो जवाबदारी होती है उसको पूरा करने का पूरा उन्होंने प्रयास किया है। वो बेदाग छवि के, निष्पक्ष छवि के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं। वो हमेशा सरल, सहज और सुलभ ही उपलब्ध हो जाते हैं। कई वार्डों में देखा हूँ जहाँ पे पार्षद नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे विधायक अरुण वोरा जी पहुँच जाते हैं। तो उनकी लोकप्रियता का लाभ दुर्ग शहर की जनता को, यहाँ के लोगों को जरूर मिलेगा। लेकिन अभी ये भी देखे होंगे ना, इतने साल से विधायक है, अपने दुर्ग में एक जो पहचान जो आप महसूस करेंगे, जिस समय सरोज पांडे जी महापौर में विधायक रह चुके हैं, उस समय की बात हो अभी की तुलना करेंगे तो दोनों में बहुत कंपेयर कर सकते हैं। पहले सरोज पांडे जी दुर्ग का चेहरा एक अलग था जी, लेकिन आज के डेट में बोलोगे आप, आपके नज़दीक पोलसापारा रोड देख लो, आप जी पोलसापारा रोड ले लो, कई ऐसे चौड़ीकरण देख लो, एक व्यवस्था हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए मार्केट की स्थिति देख लो अभी। देखिए इसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर सरकार अपने अपने रूप में प्रयास करती है। हमने छत्तीसगढ़ का चहु और विकास किया है। रही बात दुर्ग की, अगर कहीं पे सड़क बनती है, सड़क उखड़ी हुई है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम वो भी करेंगे। अभी ये नहीं है कि भाई जैसे सड़क बन रही है तो सड़क हमेशा बनी हुई नहीं रहती। उसमें भारी लोड वाली वाहन संचालित होती है, ट्रक संचालित होती है। 10 टन की ट्रक होना चाहिए, 20 टन की ट्रक में माल लेकर के जा रहा है। तो ऐसी स्थिति केवल यहाँ नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में है। तो सड़कों में जो ट्रकों का दबाव होता है उसके कारण सड़कें पुनः उखड़ जाती है। तो उसको भी संधारित करने का काम सरकार करती है। हमारा जो कार्यकाल था, 5 साल का कार्य था भूपेश बघेल सरकार की। इस 5 साल में देखेंगे कि 1.5 से 2 साल हमारा कोरोना में निकल गया। तो हमको मुश्किल से 2.5-3 साल काम करने का मौका मिला। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि 2.5-3 साल की सरकार में भूपेश बघेल की सरकार ही सब कुछ कर दे। 15 साल तक सोते रहे, कुछ नहीं किए। इन्होंने युवाओं को लूटा, बेरोजगारों को लूटा, स्टूडेंट्स को लूटा, किसानों को लूटा, व्यापारियों को लूटा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहाँ पे इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। और आज ये बात करते हैं कि भूपेश बघेल की सरकार 3.5 साल में सब कुछ कर दे, ये संभव नहीं है। हमारी सरकार थी 3.5 साल, हमने जितना बन पड़ा हमने किया। छत्तीसगढ़ के अस्मिता की रक्षा की, छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। माता कौशल्या माता का भव्य मंदिर चंदखुरी रायपुर में बना हुआ है। राम वन गमन पथ का हमने निर्धारण किया है। और जो बचे हुए कार्य हैं, जो हमसे छूट गए हैं, 1-2 कार्य हमारे छूट गए हैं, वो भी हम विश्वास दिलाते हैं क्षेत्र की जनता को कि आने वाले कैबिनेट में उसको भी पूर्ण कर लिया जाएगा। कोई कहीं पे भी विवाद की स्थिति निर्मित नहीं है। अभी जैसे हम लोग ने देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में सरकार को लेकर छत्तीसगढ़ियावाद की बात चल रही है। अपन मानते हैं, लोग भी मान रहे हैं कि बीजेपी जो कार्य नहीं कर पाई 15 साल में, वो बघेल के आने के बाद ऐसे कई कार्य हुए जो छत्तीसगढ़ी हमारी पारंपरिक जो संस्कृति था वो फिर से मतलब शुरुआत हुआ मुख्यमंत्री के द्वारा। लेकिन अभी जो बात चल रही है छत्तीसगढ़ियावाद, तो ये सब जो बोल रहे हैं ये आपस में लड़वाने की बात चल रही है। आप भी देखे होंगे जो कांग्रेस की जो सरकार है उसमें छत्तीसगढ़ के कितने ऐसे विधायक नेता हैं या महापौर है या मंत्री हैं, लेकिन ये जो बात चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ियावाद, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ियावाद, जब छत्तीसगढ़ के लोग हैं यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ियावाद तो है ही यहाँ पे। और छत्तीसगढ़ियावाद एक छत्तीसगढ़ की विचारधारा है। मैं नहीं कहता, अगर आप वैसे पे जाएंगे कि छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी कौन है तो हलवा, गोंड, आदिवासी यही थे पहले। लेकिन आज छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे किया है? जैसे राष्ट्र का निर्माण होता है उसी प्रकार से राज्य का निर्माण होता है। ये जो छत्तीसगढ़ है ये मिनी भारत है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उड़िया, तेलुगु, बंगाली, मराठी, फारसी सब प्रकार के लोग हैं। सबका अद्भुत संगम, एक गंगा जमुनी तहजीब अगर देश के अंदर कहीं देखने को मिलती है तो छत्तीसगढ़ के अंदर मिलती है। और छत्तीसगढ़ के अंदर में अगर कोई धार्मिक एकता या सामाजिक एकता या जातिगत एकता का नज़ारा अगर कहीं आपको देखने को मिलता है तो दुर्ग भिलाई इसका अद्भुत उदाहरण है पूरे प्रदेश के कारण था। अभी हमारा मेन है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बात चलती है। जैसे वर्तमान विधायक है इनको भी सब बोलते हैं कि बाहरी है ना। अब
जैसे मोहम्मद अकबर जी के ले लीजिए, है ना। अब जैसे कि हेमचंद यादव जैसे बताते हैं वो कांग्रेस के हैं, सरोज पांडे को जैसे लोग बात उठा देते हैं कि बाहरी है, तो ये जो हो रहा है ये क्या लोगों को लड़वाने के लिए बात किया जा रहा है? जी जी, प्रोपेगेंडा समझिए। जी जी, लड़वाने के लिए हो रहा है। जैसे आप मुझे देखेंगे, मेरा परिवार 70 साल से दुर्ग में है, हम लोग मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, हमारे दादा पुरखा सब यहीं पे आ गए, निवास करने लगे। जी जी। सरोज पांडे है, मैं उनको स्कूल कॉलेज के समय से देख रहा हूँ, वो यहीं पे है। माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, वो भी यहीं है। बोरा जी का परिवार 80-90 साल पहले से दुर्ग में है और राजनीति कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। जी जी। तो ये केवल एक राजनीतिक स्टंट है। छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों से मिल करके ही छत्तीसगढ़ बना है, और छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग, यहाँ के मतदाता, यहाँ के आम जनता ही छत्तीसगढ़ की जान है, छत्तीसगढ़ की आत्मा है। इसलिए ये कहना कि छत्तीसगढ़िया और बाहरी और भीतरी, ऐसा कोई विवाद छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं है। ये केवल कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया राजनीतिक प्रपंच है, जो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। सभी छत्तीसगढ़ के निवासी जो आज छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं। अभी बहुत से द्वारा मैं देखा हूँ वार्तालाप की बात करते हैं कि जो वर्तमान जो विधायक है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर, अपने बेटों का विकास किया है, लेकिन शहर का विकास नहीं किया। ये कहाँ तक जायज़ है, इसको मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा। हर पार्टी जो विकास करती है, जी जी, वो आम जनता का विकास करती है। और जो प्रत्याशी की आपने बात की, बहुत ही बढ़िया सवाल था आपका। जी जी। वो जो अरुण वोरा जी हैं, और उनके पिता स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, पार्षद रहे। तो वो कोई ऐसा परिवार नहीं है कि उन्हें आर्थिक रूप से विकास करने की कोई ज़रूरत हो। और रही बात राजनीति के क्षेत्र में, तो राजनीति के क्षेत्र में अभी वो शुरुआती उनके कदम हैं। और अगर कोई व्यक्ति या किसी राजनेता का पुत्र अगर राजनीति में आना चाहता है या जनता की सेवा करना चाहता है, तो हम उसको रोक नहीं सकते। जी जी। गलत तरीके से विकास हम तब मानेंगे जब कोई राजनीति में आया हो और उसका परिवार भ्रष्टाचार करते हुए कोई धन उगाही करता है या धन अर्जित करता है। वोरा जी के परिवार से सब वाकिफ़ हैं। जी जी। आज तक उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई एक आरोप नहीं लगा। जी जी। बेदाग छवि के थे, माननीय मोतीलाल वोरा जी भी बेदाग छवि के थे, उनके पुत्र अरुण वोरा जी भी बेदाग छवि के हैं। जी जी। और उनके पुत्र के विषय में ऐसा कोई बात नहीं है कि वो गलत तरीके से आगे बढ़े हैं। वो भी जनता की सेवा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच जाते हैं। और प्रजातांत्रिक तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ करके संदीप वोरा जी ने महासचिव का पद हासिल किया है। जी जी। वो खुद अपने घर के अगर वोट देंगे तो संदीप और सुमित 2 लोगों का वोट मिलता। लेकिन छत्तीसगढ़ में उनको हजारों लाखों वोट मिला है और वो महासचिव बने हैं। इसलिए ये कहना कि उनका पिताजी का सहारा है या उनके राजनीतिक जो परिवार है उसके आधार पर उन्होंने विकास किया है, ये स्वीकार योग्य नहीं है। अभी जिस अपन सब जानना चाहेंगे, अभी मुख्यमंत्री जी कहते हैं जब से ईडी कार्रवाई हो रही है जी, कि ये ईडी कार्रवाई जो हो रही है केंद्र के द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जब उनके जो भी उनके है करीबी के यहाँ छापा पड़ने के बाद कार्रवाई सिद्ध होते जा रहा है, उनके पास उनको पद से मुक्त कर दिया जा रहा है। अभी आप देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके जो खारिज कोर्ट में दायर किए थे उनको खारिज कर दिया गया है। तो इस पर अपन क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है छत्तीसगढ़ में, वो दिशाहीन हो चुकी है, नेता विहीन हो चुकी है। उनके पास ना नेता है, ना नियत है, ना कोई नीति है। केवल एक ही आसरा है उनके चुनाव लड़ने का, वो है ईडी। ईडी का मतलब मेरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से नहीं है। जी जी। ईडी से मेरा मतलब है इलेक्शन डिपार्टमेंट। आज जो ईडी दिल्ली से आकर के यहाँ छापामारी का काम करती है, वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है। कोई आधार नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई उनकी नीति नहीं। केवल ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार को, कांग्रेस को बदनाम करने की मानसिकता से ग्रसित होकर के लगातार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। और केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। हमारे कई नेताओं के ऊपर आरोप लगा है, उनको नोटिस दिया गया है, कोर्ट में बुलाया गया है। लेकिन संजय भाई, आरोप लगाना बहुत ही आसान है और साबित करना बहुत मुश्किल काम है। अभी जिस वर्तमान देखिए, अभी सोमनाथ चौरसिया अभी भी जेल में है। जी जी, अभी भी जेल में है। जी, जेल में। कुछ कारण होगा इसका तो अभी कुछ दायर नहीं करके पाए। क्योंकि मैं एक प्रवक्ता होने के साथ साथ अधिवक्ता भी हूँ। जी जी जी। और उच्च न्यायालय के भी मामले देखता हूँ। हाँ। मेरा ये कहना है कि उनके ऊपर अभी वो साबित नहीं हुआ है, सोमनाथ चौरसिया जी के ऊपर आरोप।
जी, जी, अभी केवल विचाराधीन है उनके ऊपर मामला। हाँ हाँ जिस दिन उनको किसी प्रकार की सजा हो जाएगी, वो दोषी साबित हो जाएंगे, तो हम उनको मानेंगे कि हाँ वो दोषी है, उन्होंने भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता रही है। हाँ, लेकिन अभी केवल मामला विचाराधीन है। जी 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 तो मेरा ये कहना है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश के भीतर आई है, कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर में ईडी की कार्रवाई की गई। इस देश के भीतर में हाँ हाँ सरकार बनाने के लिए कर्नाटक में इन्होंने ईडी का सहारा लेकर के सरकार बनाई। जी जी मध्य प्रदेश में इन्होंने ईडी को लेकर के कांग्रेस की सरकार गिराई और अपनी सरकार बनाई। हाँ। गोवा में इन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरा करके अपनी सरकार बनाई। महाराष्ट्र में इन्होंने जनमत लूट लिया हाँ। और उद्धव ठाकरे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरा करके अपनी सरकार बनाई। तो ये सब ईडी के प्रभाव के कारण हुआ है। अगर ईडी नहीं होता तो ये सब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती और ये सरकारों का पतन नहीं हुआ रहता। और हाँ। जनता के द्वारा जो प्रजातांत्रिक तरीके से जो सरकार चुनी गई है हाँ। वही चलती है। इसका फैसला जनता करती कि वो आने वाले चुनाव में अगर अच्छा काम करते तो जीत के आते, अच्छा काम नहीं करते तो वो हार जाते। लेकिन जो ईडी है, हाँ। ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार हाँ। अगर ईडी को अपना काम करना है तो निष्पक्ष रूप से, निष्कलंकित रूप से हाँ। इस देश के हर उस अधिकारी के खिलाफ, कर्मचारी के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ कार्रवाई किया जाना चाहिए सामान्य रूप से, न कि केवल विपक्षी राज्यों में, विपक्ष शासित राज्यों में ही ईडी की कार्रवाई की जाए। ये उचित नहीं है। अभी जैसे 5 राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश है, मिजोरम है, अब अभी क्या लगती है 5 राज्यों में जीत उलटफेर कुछ लग रही नजर आ रही है? स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ में बनने जा रही है। जी जी जी। और जैसे बाकी राज्य तेलंगाना और मिजोरम, हाँ हाँ वहाँ पे हमारी सरकार बहुमत पे आ जाएगी। जी जी। रही बात राजस्थान की, राजस्थान में बहुत ही कठिन संघर्ष है दोनों पार्टियों के बीच में। फिर भी हमको ये उम्मीद है कि हम अंततः अपनी सरकार बनाने में वहाँ पे भी सफल होंगे।